देखिए भाई, जो लोग नए लोग हैं उनको बता दिया जाए, आपका थोड़ा बहुत आपका सीपीसी और स्टूडेंट पढ़ाया गया है, तो जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको ये सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा और कुछ पुराने वीडियो भी आप पुराने वीडियो पर मिल जाएगा और 6-7 लेक्चर जो है वो आपको वीडियो से पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि आप जब एडमिशन लेंगे नए लोग तो उनको जोड़ दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास से और उसके लिए अलग से फीस नहीं ली जाती जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्राम पंचायत का भी जोड़ा जाएगा अलग बैच बनाकर। तो आपका आज बैच बना देते हैं अलग, तो उसको कल जोड़ देंगे सबको, ताकि किसी का किसी दिन मिस हो गया तो आप पढ़ सकते हैं, या क्लास में ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो से ही पढ़ सकते हैं। वीडियो भेजा जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आपका सारे लेक्चर। देखिए आपका सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 हमें शुरू करना है, दूसरा जो सब्जेक्ट है। कल से भाई तीनों सब्जेक्ट चलेगा, बता दिया जाए फिर एक बार। पहले ग्राम पंचायत चलेगी 8:30 बजे से चला जाए, ठंडी ज़्यादा है, 8 बजे आना मुश्किल है भाई, तो 8:30 बजे से चलाया जाए आपका 12 बजे तक। तो पहले ग्राम पंचायत फिर सीपीसी, उसके बाद फिर स्टूडेंट चलेगा आपका। 2 बार बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक होगा आपका, बीच में। आइए सीपीसी में फिर एक बार 2-3 मिनट कंसेप्ट बना दिया जाए। सिविल मामलों में आपका कोई सुख या वाद दायर होता है और आपका दूसरा पक्षकार जो वाद दायर करता है उसे प्लेंटिफ या वादी कहते हैं। एक जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जाता है डिफेंडेंट या प्रतिवादी कहते हैं। और वादी और प्रतिवादी अपनी बातें न्यायालय में रखेंगे। न्यायालय जब हियरिंग पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो गई, तो सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट या निर्णय सुनाएगा और निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा या तो वह डिक्री, डिक्री का मतलब हिंदी में आज्ञप्ति या आदेश हो। यानी कि निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा या तो वह डिक्री कहलाएगा या वह आर्डर कहलाएगा। तो कब निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री कहलाएगा, ये सबसे कठिन आपका सीपीसी में परिभाषा है, मैं बता दूं। और ये जो परिभाषा है सबसे कठिन है और आपको इसको अच्छे से याद भी करना है। मेंस में भी लगातार पूछा जाता है, प्री में भी। तो डिक्री की परिभाषा सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई है। और आइए पहले बेयर एक्ट को अलग अलग किया जाए कि बेयर एक्ट की भाषा को देखिए कैसे बेयर एक्ट को तोड़कर पढ़ा जाता है, थोड़ा वो भी कला आप लोग समझिए, ताकि घर पर भी जब आप पढ़ें तो आपका इसी व्यू से पढ़ें। भाई देखिए आपका भी कर्तव्य है कि कैसे मैं बेयर एक्ट को शब्दों को तोड़ रहा हूँ। एक शब्दों को आप भी ऐसे जो भी कानून पढ़िए अलग अलग करके, जब तक बेयर एक्ट तोड़ने की कला नहीं आएगी वो रट्टा मारकर नहीं होगा। मैं बता दूँ आपको हर हाल में बेयर एक्ट को तोड़ना ही होगा, यानी कि अलग अलग करके पढ़ना ही होगा, चाहे जो भी कानून आप पढ़िए। देखिए आपका क्या कहा गया है, डिक्री से धारा 2 की उपधारा 2 चल रहा है सीपीसी में। देखिए क्या कहा गया है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय, यानी कि आपका डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की, तो पहला शब्द आया न्याय निर्णय। अब ये समझना है कि आखिर न्याय निर्णय क्या होता है, जिसको हम अभी डिटेल में बताएंगे। पहले बेयर एक्ट को तोड़ लिया जाए। पहला शब्द हमें क्या मिला, न्याय निर्णय। दूसरा डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब हुआ क्या चल रहा है ठंडी के कारण प्रारूपिक
अभिव्यक्ति, प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि न्याय निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये समझना है कि ये प्रारूपिक अभिव्यक्ति क्या होती है। अगला शब्द देखिए, प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय मतलब कि जो न्यायालय डिक्री पारित करता है उससे संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में। तो अगला आ गया वाद यानी कि सूट। क्या आ गया? वाद यानी कि सूट में के किन विवादों को निपटाया जाता है? जो पक्षकारों के बीच आपका कह सकते हैं कि पक्षकारों के बीच के या तो सभी विवादों को या कुछ विवादों को, पक्षकारों के बीच के सभी विवादों को या कुछ विवादों को, या पक्षकार देखिए, और या तो फिर एक बार देखिए शुरुआती दौर से एक दो शब्द और बचे हैं। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का, यानी कि पक्षकारों के अधिकारों का, तो पक्षकारों के बीच या तो सभी या कुछ विवादों का निपटारा किया जाता है। और अगला है कि पक्षकारों का क्या, अधिकारों के बारे में फैसला दिया जाता है। और ये फैसला का नेचर क्या होता है? तो अंतिम शब्द आपका परिभाषा का है, इस फैसले का नेचर कंक्लूसिव, अकार्यक या निर्विवाद, या उसी को कहते हैं शुद्ध हिंदी में निश्चय। ये फैसला कैसा होता है? निश्चय प्रकृति का होता है। पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय का मतलब कंक्लूसिव रूप से अवधारण करता है। अब आपको सबसे पहले इतना शब्द पढ़ना है, ये डिक्री की परिभाषा है। यानी कि अगर कोई निर्णय, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, अगर कोई निर्णय इस परिभाषा को फुलफिल कर दे या इन आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर दे तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री कहा जाएगा। और अगर कोई निर्णय इन बातों को फुलफिल नहीं करता तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री न कह के आदेश कहा जाए। अब एक एक शब्दों को समझना है, आसान नहीं है शब्द, मैं बता दूं। एक एक सबसे कठिन परिभाषा आपको पढ़ाई जा रही है और आपका 2 या 3 लेक्चर इसमें लगते हैं डिग्री की परिभाषा में, क्योंकि आपका डिग्री अभी समाप्त नहीं हुई। ये ना कहेगा कि समाप्त हो गई, ये तो अभी आप कुछ अंश बताया गया कि डिग्री या आज्ञप्ति किसे कहा जाएगा। तो एक एक शब्दों को हम उठाते हैं। डिग्री के लिए यह आवश्यक है कि न्याय निर्णय हो। न्याय निर्णय का मतलब ये हुआ कि वह निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया, अर्थात किसी निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री हम तभी कहेंगे जब वह निर्णय कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा दिया गया हो। यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसले को हम डिक्री
नहीं कहेंगे, ये याद रखिए। अब ये समस्या आई कि आखिर न्यायालय से भिन्न जो अथॉरिटी हैं या जो संस्थाएं हैं, अगर वह कोई निर्णय देती हैं तो हम उसे कहेंगे क्या? तो भिन्न नाम हो सकता है, याद रखिए। भले आदेश कहा जाए, भले और कुछ कहा जाए, लेकिन डिक्री नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्री के लिए यह हर हाल में आवश्यक है कि वह निर्णय, वह फैसला, वह जजमेंट किसके द्वारा दिया गया हो? कोर्ट द्वारा। अब ये समस्या आई, बिहार व तमाम राज्यों में पूछा जाता है, जैसे डीएम कोई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई निर्णय देता है तो हम डिक्री नहीं कहेंगे, क्योंकि वह न्यायालय न होकर प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम आदेश भले कह दें लेकिन डिक्री नहीं। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशन होता है, मध्यस्थ होता है, जो आप लोगों को बिहार में भी पढ़ना है, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 आर्बिट्रेशन एक्ट। मध्यस्थ जो फैसला देता है, क्योंकि वह न्यायालय नहीं होता, अतः उसके द्वारा दिए गए फैसले को डिक्री नहीं कहा जाता। तो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम में उसका स्पेशल नाम दिया गया है, तो बिहार बनाया है, क्या कहा जाता है उसको? एवार्ड या पंचायत। फिर याद रखें, जो मध्यस्थम निर्णय देता है उसे डिक्री न कह के कहा क्या जाता है? एवार्ड कहा जाता है, पंचायत कहा जाएगा। और जो सुलह करता निर्णय देता है, जो काउंसिलेशन निर्णय देता है, उसे आपका डिक्री नहीं कहा जाता, उसे समझौता करार कहा जाता है, यानी कि सेटलमेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब 2-3 उदाहरण से हमने ये बताया कि डिक्री तभी कही जाएगी जब वह जो जजमेंट है या वह जो निर्णय है वह किसके द्वारा दिया गया हो? न्यायालय। अगर न्यायालय से भिन्न कोई अथॉरिटी कोई किसी विषय पर फैसला सुनाती है तो उसे किसी भी हाल में डिक्री नहीं कहा जाए। ये पहला नियम मिला आपका। दूसरा, न्याय निर्णय हो, पहला हो गया। दूसरा आपका उस न्याय निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन हो। फॉर्मल एक्सप्रेशन अच्छे से जानना है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति या प्रारूपिक अभिव्यक्ति या फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि 3-3 4-4 लाइन मेंस में लिखना पड़ेगा, 4-4 लाइन ही सही। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रारूप में या जिस फॉर्म में डिक्री होनी चाहिए, उस फॉर्म को वह डिक्री फुलफिल करती है। यानी कि डिक्री देने का एक मॉडल दिया गया है सीपीसी में, और वह जो मॉडल दिया गया है वह आपका सीपीसी के प्रारूप संख्या या फॉर्म नंबर डी में दिया गया है। यानी कि सीपीसी के किस प्रारूप संख्या में दिया गया है? डी। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं कहाँ मिलेगा ये। 158 धाराएं समाप्त होंगी, उसके बाद प्रथम अनुसूची शुरू होगी, और प्रथम अनुसूची में कुल 51 आदेश होंगे, और 51 आदेशों के बाद आपका कुछ प्रोफार्मा दिया गया है, कुछ फॉर्म दिए गए हैं, कुछ नमूने दिए गए हैं। और डिक्री का नमूना किसमें दिया गया है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो प्रारूप संख्या किसमें दिया गया है? डी। आप डेयर में आगे बताया जाएगा। बने आदेश के बाद आपका लास्ट में देखेंगे तो मॉडल मिलेंगे, और तो कौन सा मॉडल डिक्री के लिए दिया गया है? तो मॉडल नंबर डी, यानी कि क ख ग घ। मॉडल नंबर हिंदी में क्या लिखा होगा? घ। तो आपका मॉडल नंबर घ। देखिए, वो मॉडल से मतलब नहीं है, बस याद रखिए यहाँ दिया गया है। डिक्री की औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, अब ये जानना है आपको।
मॉडल तो बस याद रखिए कि प्रारूप संख्या किसमें है, डी में। ये इंटरव्यू में बन चुका है क्वेश्चन। डिग्री की आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब कि डिग्री में पक्षकारों के नाम होने चाहिए, यानी कि कौन कौन मुकदमे के पक्षकार थे। इसके बाद डिग्री में किसको क्या न्यायालय ने प्रदान किया ये लिखना पड़ेगा, यानी कि पक्षकारों के नाम और किसे क्या रिलीफ या अनुतोष प्रदान किया गया ये डिग्री में लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण थोड़ा ध्यान से देखिए, उदाहरण को आपको ध्यान से देखिए ताकि समझ में आए भाई। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है और बी से हमें ये 5,000 रुपया वापस दिलवाया। ये किसने मुकदमा कर रखा है? ए की सुनी गई, बी की सुनी गई, न्यायालय ने अंत में फैसला सुनाया तो निर्णय आ गया। और निर्णय के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा या वास्तविक परिणाम निकलेगा या तो वह डिक्री होगी या आदेश होगा। तो कब डिक्री कही जाएगी? तो पहला हमने बताया कि वह निर्णय किसके द्वारा दिया गया हो, न्यायालय द्वारा। और दूसरा हम क्या बता रहे हैं, उसका क्या हो, फॉर्मल एक्सप्रेस। तो डिक्री में बहुत चीजें नहीं लिखी जाती। अब निर्णय में ये लिखा जाएगा कि ए बी से क्यों 5,000 रुपया पाने का हकदार है, पूरा ज्यादा लिखा जाएगा। डिक्री में केवल 2-3 लाइन कि यह डिक्री पारित की जाती है कि ए बी से 5,000 रुपया पाने का क्या है हकदार। तो किसके पक्ष में डिक्री पारित की गई, ए के, और किसके विरोध में, बी के। तो प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि वो 2-4 लाइन बस लिखा जाता है। जैसे कि अयोध्या मामले में आ जाइए, अयोध्या मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया, वह 1,000 पेज से अधिक का था, लेकिन जब डिक्री या आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट तो 1,000 रुपये, 1,000 आपका पन्ने का नहीं, 1,100 का, वह 1-2 पन्ने का, 4 पन्ने का रहेगा। यानी कि किसको क्या वास्तव में प्रदान किया गया ये निर्णय नहीं, कौन बताएगी, डिक्री। यानी कि ए को बी से 5,000 रुपया दिलवाया जाए या ए बी से 5,000 रुपया पाने का हकदार है, ये निर्णय में नहीं, ये कहाँ दिया जाएगा, 2-4 लाइन में, डिक्री। तो इसी को हम कहते हैं फॉर्मल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 2 लाइन फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब ये हुआ कि डिक्री की जो औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटी प्रारूप संख्या डी में दी गई है, उन औपचारिकताओं को भी पूरा किया गया हो, तभी हम उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को क्या कहेंगे, डिक्री। बस एक लाइन जानना है, डिक्री छोटी होती है और निर्णय क्या होता है, बड़ा। क्योंकि निर्णय आधार बताएगा ए को क्यों बी से 5,000 रुपया दिलवाया जाए, क्यों, किस कारण से, ये जजमेंट में लिखा जाएगा। जबकि डिक्री में तो केवल 4-5 लाइन कि ए बी से 5,000 रुपया पाने का क्या है हकदार, अतः ए के पक्ष में 5,000 की क्या पारित की जाती है, डिक्री, काम तमाम हो गया। लेकिन निर्णय में क्यों ये पाने का हकदार है, पूरा एक आधार बताया जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, निर्णय की डिक्री, निर्णय। छोटा कौन होगा, डिक्री। पहले निर्णय दी जाएगी कि डिक्री, बताइए। पहले निर्णय, उसके बाद क्या, डिक्री। अब डिक्री कितने दिन में तैयार होगी आगे बताया जाएगा, आदेश 20 में। अभी पहले एक नियम देखिए। इसके बाद आपका ये अस्थाई वाला तो नहीं है, सैनिटाइजर लगाना नहीं, लगा दिया जाएगा बाद
आपने पढ़े थोड़ा सा, क्योंकि आज टेस्ट भी है ना, कल से शेड्यूल और सही हो जाएगा। और एक टेस्ट और कराना है, वो भी रविवार को, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्लास में, कल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि भाई बिहार एपीओ भी देखना है कि टेस्ट आपका हो जाए, 1000 कम से कम क्वेश्चन का मॉडल हो जाए लोगों के पास अच्छे अच्छे, और कुछ घटना चक्र इतिहास से पढ़ लेंगे तो कुछ लाभ मिल जाएगा। देखिए फिर आपका तीसरे पॉइंट पर आया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका की डिग्री सदैव वाद में दी जाती है, यानी कि सूट में पारित की जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, इसको और अच्छे से दिमाग लगाकर पढ़ना है। देखिए डिग्री के लिए यह आवश्यक है कि जो मुकदमा शुरू किया गया है वह मुकदमा आपका उस मुकदमे में वाद या सूट दायर किया गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मुकदमे कई प्रकार से चल सकते हैं। पहले ये जाने, एक तो सूट फाइल करके यानी कि वाद दायर करके चलते हैं, दूसरा चलता है आपका एप्लीकेशन पर, यानी कि न्यायालय में आपने क्या दिया है एप्लीकेशन और आप मुकदमा लड़ रहे हैं। तीसरा आप लोग सुने होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका या एप्लीकेशन भी दायर किया जाता है और मुकदमा शुरू किया जाता है। अब समस्या ये आई कि आपका डिग्री के लिए क्या आवश्यक है, तो डिग्री सदैव वाद में पारित की जाती है, यानी कि वाद का होना डिग्री के लिए अनिवार्य है। अगर मुकदमा एप्लीकेशन पर शुरू हुआ है या पिटीशन पर शुरू हुआ है और उस मुकदमे में कोई फैसला या निर्णय आता है, तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम डिग्री नहीं कहेंगे। तो जब डिग्री नहीं कहेंगे या डिग्री से जैसे ही मामला बाहर गया, वह सदैव क्या कहलाएगा सीपीसी में, आर्डर या आदेश। तो जो डिग्री नहीं है वो क्या होगा, आदेश। अब क्यों इतना काम ध्यान किया गया है, जब तक आप डिग्री और आदेश में अंतर नहीं जानेंगे तब तक काम धाम आएगा नहीं। देखिए कितना कठिन है डिग्री के लिए, फिर एक बार इसको समझिए। डिग्री के लिए यह आवश्यक है कि वह जो मुकदमा चला हो उसमें क्या दायर किया गया हो, सूट या वाद, क्या दायर किया गया हो। अगर मुकदमे की शुरुआत आपका एप्लीकेशन पर हुई है या पिटीशन या याचिका पर हुई है, तो उसमें दिए गए निर्णय को डिग्री नहीं कहा जाए। अगला क्वेश्चन, आखिर वाद को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो सूट को या वाद को सीपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। फिर एक बार याद रखिए, वाद को कहाँ परिभाषित किया गया, पूछ ले, कहीं नहीं। तो वाद होता क्या है और वाद के बारे में 3 एंगल से आपको पढ़ना है। सीपीसी की धारा 26 बताती है कि प्रत्येक वाद पत्र दायर करके वाद पत्र के माध्यम से दायर किया जाएगा, यानी कि सूट फाइल किया जाएगा, लेकिन न्यायालय में क्या दायर करके, क्या पेश करके, प्लेंट यानी कि वाद पत्र। वाद पत्र कम से कम कितनी प्रतियों में होगा, 2 प्रतियों में। ये आपका सीपीसी की कौन सा सेक्शन बता रहा है, 26। यानी कि सीपीसी की धारा 26 केवल ये बताती है कि प्रत्येक मुकदमा यानी कि प्रत्येक वाद पत्र दायर करके शुरू किया जाएगा, और ये जो वाद पत्र होगा ये 2 प्रतियों में होगा। अब वाद क्या है, वाद पत्र क्या है, जब हम आगे 7 पढ़ेंगे वहाँ हम और डिटेल में आपका केस सहित बताएंगे वाद क्या है। ये नहीं कि समाप्त हो गया, ये अभी परिभाषा में चल रहा है। सर्वप्रथम वाद दायर किए जाने के बारे में प्रक्रियात्मक प्रावधान सीपीसी के
आदेश 4 में किया गया। तो आप वाद लिखे, ले जाकर आपका एक क्लर्क को दिए। तो इंटरव्यू में पूछा गया था कि जिस क्लर्क को माने वाद पत्र कहाँ दायर किया जाता है, न्यायालय, तो या तो आप न्यायाधीश के सामने ही पेश कर दीजिए, लेकिन जो प्रक्रिया है सामान्यतः कि आप जाकर क्लर्क को दीजिए, अब न्यायालय के अधिकारी को दीजिए वाद पत्र। वह वादों का एक रजिस्टर होगा, वह क्रम संख्या लिखेगा, यानी कि वाद नंबर, सन लिखेगा, डेट लिखेगा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आया था कि जिसको वाद पत्र दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है, तो उसको मुंसरिम कहा जाता है। याद रखिए, जिसको प्लेंट दिया जाता है माने कचहरी में का जो माने मुकदमे क्लर्क होता है, उसका नाम पूछा गया था इंटरव्यू में। तो आपका क्या कहा जाता है, याद रखिए, मुंसरिम। क्या कहा जाता है, मुंसरिम। वाद पत्र दे दिए मुंसरिम को, लेकिन वाद शब्द कमी सीपीसी में ये है कि वाद शब्द को कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो आपका जब परिभाषित नहीं किया गया है तो हम केस का सहारा लेते हैं। जब किसी शब्द को कहीं भी, याद रखिए, परिभाषित न किया गया हो तो क्या न्यायालयों ने उस शब्द की परिभाषा दी, तो निश्चित रूप से दिया है न्यायालयों ने। और 1935 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल ने दिया है। केस उत्तराखंड में पूछा गया था। लिखवा जाए भाई, आप लेक्चरों का लिखवा दें। लेक्चर अभी समझिए, इसको प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग लिखवा दें। देखिए, आपका हंसराज के केस में पूछा गया था उत्तराखंड, याद रखिए। हंसराज के केस में आपका वाद शब्द को प्रीवी काउंसिल ने परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाया, ये भी है। यानी आज तक किसी भी न्यायालय ने वाद शब्द को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रीवी काउंसिल हो इंग्लैंड की। लेकिन पहला केस आता है कौन सा, हंसराज। वाद शब्द का तात्पर्य एक ऐसी विधिक कार्यवाही से है जो वाद पत्र दायर करके शुरू की जाती है। तो हम भी तो यही बता रहे हैं कि वाद कैसे प्रारंभ किया जाता है, वाद पत्र दायर करते। लेकिन वाद की कहाँ परिभाषा बताई गई, बस ये कहा गया कि भाई प्लेंट दायर कर दीजिए तो वाद या सूट प्रारंभ हो गया। ये कोई परिभाषा तो पूर्ण रही नहीं। इसीलिए मैं फिर बता दूं, आज तक वाद शब्द की परिभाषा सटीक नहीं दी जा सकती। फिर भी अपनी परिभाषा आगे बताया जाएगा आदेशों में आपका सीपीसी। अगला आइए, हाँ, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ की कार्यवाही न्यायालय में वाद के माध्यम से आपका शुरू नहीं होती,